फटाफट से कोरोना अपडेट ले लेते हैं। देश में तमाम उपायों के बावजूद कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 53,000 के पास पहुंच गई है। यह आंकड़ा अगर प्रिसाइजली बात करें तो 52,952 तक पहुंच गया है। देश में अब 1,783 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 89 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,561 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 16,758 हो गई है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 651 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 10,700 हो गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 412 पहुंच गया है। तो मुंबई में हालात गंभीर, चिंताजनक। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,532 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 65 है। और कोरोना आगे इस हालात में सुधार होंगे, ऐसी उम्मीद जी बिजनेस ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनका यह मानना है कि जून जुलाई में देश में कोरोना के मामले पीक पर रह सकते हैं। केसेस जो अगर हम देख रहे हैं तो कुछ हद तक बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे टेस्टिंग भी बढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग हम ज्यादा करेंगे तो केसेस भी बढ़ेंगे। तो अगर हम उसका रेशो देखें कि कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, वो रेशो ऑलमोस्ट लगभग उतना ही चल रहा है। तो इसलिए ये लगता है कि क्योंकि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम था जब हम 1,000-2,000 टेस्ट दिन में कर रहे थे, अब हम 80,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं दिन में, और 1 लाख तक को हम छू लेंगे। तो आप ज्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव भी ज्यादा आएंगे, लेकिन तब भी ग्राफ जो है वो अपर साइड पे है, लोअर साइड पे नहीं है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है, और आगे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल पे भी लोड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर, ये जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से क्या हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ से और संख्याओं में बढ़ोतरी हम देखेंगे आने वाले वक्त में, जून में, जुलाई में, या किस तरीके से आपका मानना? तो आस्ता आस्ता तो नंबर्स बढ़ेगा ही, तभी पीक आएगा, और जब पीक आएगा तो फिर कम होने शुरू होंगे। अब वो पीक में कितने केसेस होते हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी तो कुछ टाइम के लिए केसेस बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक स्टेबल फेज पे आके फिर केसेस कम होने शुरू होंगे। तो अभी तक जो लॉकडाउन का रिजल्ट रहा है वो तो काफी अच्छा रहा है। उससे हमें कई चीजें हुई हैं, केसेस इतने नहीं बढ़े जैसे और देशों में बढ़े हैं। समय मिला है हमें तैयार करने के लिए, हमारी इतनी फैसिलिटीज रेडी हैं। केसेस तो कम होंगे जैसे जब पीक होगा। कब पीक आएगा, कब आएगा, वो तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये नहीं हम कह सकते कि एकदम केसेस खत्म हो जाएंगे। कुछ हद तक केसेस तो रहेंगे और कई महीनों के लिए रहेंगे। इसलिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफी टाइम तक चेंज होके ही रहेगा। चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे रेस्टोरेंट में जाने की बात करें, शॉपिंग मॉल में जाने की बात करें, सिनेमा हॉल में जाने की बात करें, उसमें बहुत फर्क आएगा। लाइफस्टाइल जो है वो एक न्यू नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन ये भी सही है कि जैसे जैसे समय निकलेगा इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी आ जाएगी, वैक्सीन भी आ जाएगी, और अल्टीमेटली फिर हम इस जंग से निकल पाएंगे, कोरोना को हरा पाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो एम्स के डायरेक्टर से एक्सक्लूसिव बात जी बिजनेस की, और इसमें साफ तौर पर डॉक्टर गुलेरिया ने ये कहा है कि अभी जो ग्राफ है वो घटेगा नहीं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि उन्होंने संतोष जताया है कि लॉकडाउन के जो उपाय थे वो रंग लाए हैं और उतनी तादाद में मामले नहीं बढ़े जितनी तादाद में दूसरे देशों में इस दौरान देखे गए थे। तो ये एक राहत वाली खबर, लेकिन चेतावनी जरूर उन्होंने दी है कि अभी पीक नहीं आया है और ये पीक जून जुलाई में जाकर आएगा। उसमें कितने मामले होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अस्पतालों को तैयार रहना होगा, उस तरह की व्यवस्थाएं हमें करके रखनी होंगी, क्योंकि पीक आना यानी कि चरम आना अभी बाकी है। मामले अभी बढ़ते रहेंगे, उसके बाद डाउनवर्ड्स में ये ग्राफ जाना शुरू होगा। चलिए फटाफट से ग्राउंड के हालात ले लेते हैं। दिल्ली से समीर दीक्षित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुबोध मिश्रा मुंबई से और अहमदाबाद से मेरे सहयोगी अर्पण कायदेवाला जुड़ रहे हैं।
जरा फटाफट मुंबई का हाल ले लेते हैं सुबोध से पहले। सुबोध, क्या हालात है मुंबई के और अब क्या कुछ तैयारी आगे के लिए? दीपक, जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर हमारे जो उन्होंने जो अभी बोला है वो बहुत चौंकाने वाला है। जहां आप देख सकते हैं मुंबई की हालत क्या है। 10,000 से ऊपर के आंकड़े हो चुके हैं। अभी आप समझिए 10,000 से ऊपर मतलब समझिए दिल्ली, सिर्फ महज दिल्ली से जहां पे 5,500 ही अभी तक पहुंचे हैं संक्रमित मरीजों की संख्या, वहां 10,000 से ऊपर आंकड़े सिर्फ और सिर्फ मुंबई के हैं। तो महाराष्ट्र की क्या हालत होगी, आपको थोड़ा आंकड़ेबाज बताता हूं कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 34 मौतें हुई हैं। उनमें से मुंबई में सिर्फ 25 मौतें मुंबई की हैं। पिछले 24 घंटे में जो महाराष्ट्र में 1233 नए मरीज आए हैं, उनमें से सिर्फ 769 मरीज मुंबई के हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई में किस तरह से जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे हैं और प्रशासन के अभी भी कंट्रोल में कोई चीज नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ जहां लोगों के प्रेशर आ रहा है कि पिछले जो 1-1.5 महीने से लोग अंदर हैं, घर पे लॉकडाउन है, उसके बाद जैसे धीरे धीरे खुलने के लॉकडाउन से ढील देने की बात आ रही है, उसके चलते अभी बीएमसी के जो आयुक्त है, कमिश्नर है प्रवीण परदेसी, उन्होंने कुछ दुकानें खोले जो नॉन एसेंशियल कुछ दुकानें हैं, जैसे हार्डवेयर की दुकान हो गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई, इलेक्ट्रिशियंस की जो दुकानें हैं वो हो गई। इनको थोड़ी थोड़ी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि अभी भी इस तरह की चीजें कितनी, इस वक्त मैं रोकूंगा आपको। सुबोध, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मुंबई से दीपक भातु से जुड़ गए हैं, जो कि मुंबई के ताजा हालात के साथ साथ कुछ जानकारियां देने के लिए जुड़े हैं। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, चिंताएं तो कम नहीं हो रही हैं मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि अभी पीक नहीं आया है और ये बात महाराष्ट्र और मुंबई में भी लागू होती है कि यहां मामले जितने भी बढ़े लेकिन अभी भी ये पीक नहीं है। तो आगे की क्या कुछ तैयारी है, रणनीति में कोई बदलाव है क्या? दीपक, महाराष्ट्र सरकार जो है वो लगातार हर एक दिन इस सिचुएशन का जायजा ले रही है। जैसे खास तौर पे ध्यान है मुंबई पे, क्योंकि मुंबई का आंकड़ा जो है वो 10,000 पार कर चुका है और मुंबई में ये फैलने का ज़्यादा डर, इससे और बढ़ने का ज़्यादा डर मुंबई महापालिका को भी है और मुंबई राज्य सरकार को भी है। इसलिए मुंबई पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। जैसे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी विरोधी पक्ष जो है और अलग अलग पार्टीज जो है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ली, उनसे सजेशन लिए कि क्या कर सकते हैं हम। जैसे अभी केएम हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया था कि डेड बॉडीज जो है वो सामान्य वार्ड में पड़ी हुई थी जहां पे और पेशेंट एडमिट थे। तो ये गंभीर मामले जो सामने आ रहे हैं वो सरकार के सामने रखने का काम आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपोजिशन लीडर्स और बाकी पार्टियों ने किया और सरकार को सुझाव दिया है कि आप मुंबई पे खास ध्यान दो, क्योंकि मुंबई में तेजी से कोरोना के पेशेंट जो है बढ़ रहे हैं, आंकड़ा 10,000 के पार गया है। इसके लिए कल शासन जो हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत हुई तो उन्होंने एक काम मांग की है कि यहाँ के जो आर्मी हॉस्पिटल्स है मुंबई के और रेलवेज है तो वहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए हमें इजाज़त दे, आर्मी हॉस्पिटल यूज़ करने के लिए इजाज़त दे, वहाँ के डॉक्टर्स है वो हमें इस्तेमाल करने को इजाज़त दे, जहाँ से जिससे मुंबई में जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़े उन पे इलाज करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या कम है। दूसरी ओर प्राइवेट डॉक्टर्स जो है उनको गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है कि आप 15 दिन कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए राज्य सरकार को और मुंबई महापालिका के जो अस्पताल है वहाँ पे ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाइए। ये सीधा दिखलाता है कि मुंबई में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को, वो चाहे वो राज्य सरकार के हॉस्पिटल्स हो या मुंबई महापालिका के। तो अभी प्राइवेट डॉक्टर्स को भी अपील की है, नोटिस भेजे सरकार ने कि आप यहाँ के काम करिए। इसकी वजह से जो पेशेंट्स है उन पे इलाज करना इजी हो जाएगा, डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए और सरकार और भी आगे कदम उठा रहे। जैसे बीकेसी में एक बड़ा हॉस्पिटल टेम्पररी खड़ा किया जा रहा है जहाँ पे लोगों पे इलाज भी हो सकता है और क्वारंटाइन भी लोगों को किया जा सकता है। दीपक, ठीक है, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के मुंबई में हालात चिंताजनक, और जैसा कि दीपक बता रहे थे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात पर चर्चा करने के लिए आज ऑपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं, दूसरे विरोधी पक्ष के लोग, उन लोगों से भी सुझाव मांगे, बातचीत की।
मुंबई में डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी, इस बात को जी बिजनेस लगातार उठाता रहा है। इस पर अब राज्य सरकारों को विशेष तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है और शायद इसी क्रम में आर्मी और जो रेलवे है और जो दूसरी केंद्रीय संस्थान है उन्हें कहा गया है कि वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेडिकल से जुड़ी हुई हॉस्पिटल्स वगैरह, उनको अब कोविड-19 के इलाज के लिए अब आगे डेडिकेटेड करें। चलिए अब फटाफट चलते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। समीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, दिल्ली का क्या हाल है? मरने वालों के आंकड़ा तो नहीं बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, दिल्ली भी लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है। आंकड़ों की नजर से हम देखें तो पिछले 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल जो संख्या है वो 5,500 का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिल्ली अभी भी टॉप के राज्यों में बना हुआ है, जहां पे कोरोना पॉजिटिव केसेस लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और वो हाई अलर्ट स्टेट अभी भी बना हुआ है, वो भी तब जब ये देश की राजधानी है। और इसलिए भी दिल्ली को लेकर के चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर आप अन्य राज्यों से इसकी तुलना करें, मसलन केरला से अगर आप देखें तो केरला में भी जो वहां का पॉपुलेशन साइज है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन केरला ने इस बड़ी लड़ाई में जिस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपनाया है और जो नतीजे आए हैं वो काफी बेहतर हैं। तो इस मायने में ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो मौजूदा स्थिति है वो लगातार चिंताजनक होती जा रही है। मौत का आंकड़ा 65 तक पहुंच गया है और रोजाना जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो कहीं पर भी फ्लैट या नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि जब एम्स के डायरेक्टर मिस्टर गुलेरिया ये कहते हैं कि अभी वर्स्ट इज येट टू कम, यानी कि बुरा दौर अभी भी आना बाकी है, इसको देखते हुए और चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस बात के लगातार मेडिकल एक्सपर्ट संकेत दे रहे हैं कि देश में जून जुलाई में कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो पीक की तरफ, यानी कि वो स्तर, वो ग्राफ और ऊपर जाएगा, तो स्थिति काफी यहां से और भयावह नजर आती है। यही वजह है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट जो फीडबैक पीएमओ को दे रहे हैं, जो सुझाव पीएमओ को दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से जो नई स्ट्रेटेजी राज्य सरकारें या केंद्र अपना सकती है, उसमें आप एक बात ये जरूर देखेंगे कि जो अभी भी रेड जोन या फिर तमाम ऐसे जिले इलाके हैं जहां पे पॉजिटिव केसेस की संख्याएं अभी भी आ रही हैं, वहां पे सख्ती बरकरार रखी जा सकती है। इसी बात का जिक्र एम्स के डायरेक्टर भी कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन अपनी जगह है, लेकिन जो रेड जोन या जहां पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहां पे छूट ना दी जाए और जो सख्ती है उसको बढ़ाया जाए। तो ऐसे में रेड जोन में आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि हो सकता है कि ये जो लॉकडाउन है या जो सख्ती है वो बरकरार रहे या उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भले ही यहां से ग्राफ कितना भी ऊपर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत देश में कोविड सेंटर या ट्रीटिंग सेंटर या टेस्टिंग सेंटर्स की जो मौजूदा संख्या है उसमें इजाफा करना होगा और ये फीडबैक पीएमओ को दिया गया है। तीसरी अहम बात यह है कि जो अभी के जो तमाम नियम जिसको बहुत जोर दिया जा रहा है, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, और ये तमाम जो नियम कायदे हैं इनको अब लोगों को अपने लाइफस्टाइल में अपनाना होगा और लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए भी इन तमाम नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है वो कुछ महीनों की नहीं है, ये 2-3 महीनों की बात नहीं है, ये लगातार एक लंबी लड़ाई है और इसमें अपना बचाव, लोगों का बचाव तभी संभव है जो इस तरीके के नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बार बार हैंड सैनिटाइज करना, ये अब हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा आने वाले समय में हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय अब नहीं होनी चाहिए और ये जरूरी भी है। अब फटाफट चलते हैं अहमदाबाद, जहां से मेरे सहयोगी अर्पण कायदावाला जुड़ चुके हैं मेरे साथ। चूंकि गुजरात में भी स्थिति लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। अहमदाबाद में तो दूध की दुकान को छोड़कर और मेडिकल स्टोर को छोड़कर 7 दिनों के लिए अलग से लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर कितनी गंभीर होती जा रही है। फिलहाल वहां के ताजा हालात क्या हैं पूरे गुजरात और अहमदाबाद खास तौर पर, अर्पण बताएंगे। बताइए अर्पण, क्या स्थिति है फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं, गुजरात में अब तक कोरोना के 6,625 मामले सामने आ चुके हैं। उसमें से सिर्फ
4,735 सिर्फ अहमदाबाद शहर के हैं। पूरे गुजरात में अब तक 398 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें से 298 लोग सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद शहर के हैं। इस आंकड़ों पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है उसमें कोरोना की स्थिति है वो कितनी गंभीर हो चुकी है। शुरुआत में गिने चुने सिर्फ 6 ऐसे इलाके थे जिसको क्लस्टर कंटेनमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद इस तरह से कोरोना बढ़ता गया कि पिछले 5 दिन से देखें तो लगातार प्रतिदिन कम से कम 250 केस है जो अहमदाबाद में सामने आ रहे हैं और मौत भी जो है मिनिमम 25 लोगों की हर दिन होती जा रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार का सीधा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ पूरे राज्य में अभी अहमदाबाद पर केंद्रित हुआ है और इसीलिए राज्य सरकार ने अपने आला अधिकारी जो 3 सबसे मोस्ट सीनियर है उनको सीधे अहमदाबाद पर फोकस करने के लिए लगाया है। साथ ही में स्थानीय नगर निगम जो है उसके अलावा उसके द्वारा भी शहर के जो 48 कम्युनिटी जो वार्ड है उसमें से 10 को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि जितने ये जो केस आए हैं 4,735 उसमें से 90% जो केस है वो इन्हीं 10 इलाकों में से है। यानी परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी भी अहमदाबाद में एक भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर कोरोना की जो मौजूदगी हो वो ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केस है वो पुराना अहमदाबाद है वहीं से ज़्यादा आ रहा है। और इसी को देखते हुए कल राज्य पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की 38 नई कंपनियों को अहमदाबाद में डिप्लॉय किया गया है। आज बीएसएफ फ्लैग मार्च कर रही है, रैपिड एक्शन है, सीआईएसएफ है, फुट पेट्रोलिंग कर रही है। अभी भी राज्य के जो महानिर्देशक है वो खुद अहमदाबाद में मौजूद है और वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस पर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी जो बात ये है कि आज से आने वाले एक हफ्ते के लिए यानी कि 15 मई तक अहमदाबाद की जितनी भी सारी दुकानें जो इससे पहले खुली रहती थी उसमें अब बदलाव किया गया है और आज से सिर्फ दवाई और दूध की जो दुकानें हैं उसके अलावा एक भी दुकान पूरे शहर में कहीं भी खुली नहीं नजर आएगी, ताकि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद पर है, क्योंकि जिस बढ़ोतरी से ये केस आगे आ रहा है उसको कहीं ना कहीं कम करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप लगातार नज़र बनाए रखें, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। समीर, थैंक यू सो मच। दीपक भी हमारे साथ जुड़े, सुबोध भी हमारे साथ जुड़े और अर्पण भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हालात पर नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।